बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, कल तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक दाव खेला। ये दाव उन्होंने कुछ साल पहले भी खेला था, जब उन्होंने अपनी ही असेंबलियों को तोड़ दिया था, अपनी ही हुकूमत को खत्म कर दिया था। यानी पंजाब असेंबली उन्होंने खत्म कर दी थी और केपी असेंबली भी उन्होंने खत्म कर दी थी, इस उम्मीद के साथ कि जनाब मामला जनरल इलेक्शन तक जाएंगे। लेकिन फिर जनरल इलेक्शन तक मामला गए नहीं। जिन्होंने टेक ओवर किया वो काफी अरसे तक वहीं इन दोनों सूबों के अंदर हुकूमत करते रहे और फिर जनरल इलेक्शंस उसी वक्त हुए जब वो होने चाहिए थे। यानी खान साहब का वो जो दाव था वो उल्टा साबित हो गया। कल जब सुहेल आफरीदी की नामजदगी बतौर सीएम केपी के निकलकर सामने आई तो लोगों का ख्याल था कि यह भी उसी तरह का दाव है जिस तरह का दाव आज से कई साल पहले यानी 2-3 साल पहले इमरान खान साहब ने खेला था। और आज वो बात भी सही साबित इस हद तक हुई है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गालिबन शायद इलेक्शन कमीशन इंतजार कर रहा था कि आप फैसला दें और फिर हम इसको साजिर भी करवा दें। कोई ऐसा मसला नहीं है, इंतजार कर रहे थे। हुआ ये कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लिया था, जितने भी उम्मीदवार थे वो एक आजाद कैंडिडेट के तहत उन्होंने लड़ा था और उन्होंने जनाब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पर्सन तरह उन्होंने एक्शन लिया। अब मामला यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला सामने आया, इस फैसले के मुताबिक ना सिर्फ कौमी असेंबली, ना सिर्फ सिंध असेंबली, पंजाब असेंबली, केपी असेंबली, कोई भी असेंबली हो, उसके अंदर अगर कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कैंडिडेट मौजूद था जिसने इलेक्शन लड़ा, जीता और असेंबली के अंदर आया, उसको दोबारा से आजाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। अब इसके आने वाली सियासत पर किस तरह के गहरे असरात मुरतब होंगे, जरा ये भी सुनते जाइएगा। अब जनाब, अगर आप किसी की पार्टी से आपकी एफिलिएशन नहीं है, बजाते खुद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, लेकिन चूंकि आपने उनके झंडे के तले इलेक्शन नहीं लड़ा और उन पर पाबंदी आयद कर दी थी, आपने एक आजाद कैंडिडेट के तहत इलेक्शन लड़ा था, तो जब आप सीएम के इलेक्शन के लिए वोट देते हैं और अपनी पार्टी के नॉमिनेट करता कैंडिडेट को वोट नहीं देते हैं, तो उसका मतलब है कि आप पे किसी किस्म की कोई बंदिशें नहीं है, आप पे किसी किस्म का कोई उसूल अप्लाई नहीं होगा, आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा और आप जिसको चाहे वोट दे सकते हैं। यानी जबरदस्त तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग होगी अब केपी असेंबली के अंदर। अब जो अली अमीन गड्ढापुर साहब है उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया है, सुहेल आफरीदी साहब उनको नामजद कर दिया गया है, लेकिन अगर हम केपी असेंबली की थोड़ी सी सूरत हाल का जायजा लेना तो इस वक्त 145 सीटें हैं वहां। अगर केपी असेंबली की बात की जाए 145 सीटें, 73 सीटें चाहिए होती हैं किसी भी पार्टी को उस सूबे के अंदर हुकूमत बनाने के लिए। अब अगर हम पार्टी पोजीशंस चेक करें, आजाद उम्मीदवार यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तो खत्म हो गए, मतलब अब उनको एज ए इंडिपेंडेंट यानी आजाद उम्मीदवार ही तस्वुर किया जाएगा, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार तो तस्वुर नहीं किया जाएगा और वो बिल्कुल आजाद है। जिस तरह से आजाद उम्मीदवार है उसी तरीके से वो बिल्कुल आजाद है, वो जिसको चाहे, जिस पार्टी के कैंडिडेट को चाहे वो वजीर आला के लिए अपना वोट दे सकते हैं। तो जनाब उनकी तादाद पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी अब वो 93 है, यानी 93 मेंबर्स एक आजाद उम्मीदवार की हैसियत से केपी के अंदर तस्वुर किए जाएंगे जब सीएम का इलेक्शन लड़ा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उनके सिर्फ 17 जो आप समझ लीजिए कि लोग हैं केपी असेंबली के अंदर। अपोजिशन में जेयूआई के 18 हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 हैं, एएनपी के तकरीबन 4 हैं और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के 3 हैं। इन टोटल को अगर तमाम लोगों को आप टोटल करेंगे तो ये 52 बनते हैं, लेकिन आपको चाहिए 73 वोट्स चाहिए किसी भी कैंडिडेट को उस असेंबली का वजीर आला बनने के लिए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? अता तारक साहब की भी गुफ्तगू में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जनाब हम सुहेल आफरीदी को हरगिज जो है वो वजीर आला बनने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो दहशतगर्दों के सहूलतकार है। सवाल एक पैदा होता है कि जब उनको अभी लग रहा है कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार, उस वक्त पूरी लगा जब ये वजीर बने, जब मुशीर बने, जब मामले खुसूसी बने। इसी पर जरा बात करेंगे। ताहिरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज तो है नहीं। ताहिरा औरंगजेब साहब मुस्लिम लीग नून की सीनियर है और मोइन कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा गुफ्तगू करेंगे। ताहिरा साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर कैसी है? ठीक है आप? ताहिरा साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? ताहिरा साहब मेरी आवाज आ रही है? चले मेरा ख्याल से नहीं, आवाज उनकी नहीं आ रही। मोइन कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मोइन कुरैशी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और फिर इलेक्शन कमीशन तो तैयार बैठा था उस फैसले को इंप्लीमेंट करने के लिए, सारे के सारे आप लोग अब आजाद तस्वुर किए जाएंगे। आपको लगता है केपी की वजीर आला के इलेक्शन से पहले कितना संगीन किस्म का ये फैसला हो सकता है आपके खिलाफ? थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट जी।
मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अगर आप फरवरी 8 के इलेक्शन देखें तो हर उम्मीदवार का दूसरे हलके से हटकर एक अलग निशान था। ना कोई एक निशान पे लड़े, अवाम ने चुन चुन कर निशान ढूंढे। अवाम ने जो पीटीआई की वेबसाइट के ऊपर जो अपना डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स थे उनके निशान ढूंढकर उन पे मोहर लगाई। अवाम आपके हमारे से बहुत समझदार हो चुकी है। जहां तक आपने बात की सुप्रीम कोर्ट की और आजाद सब मेंबर तस्वर होंगे, हर किसी को पता है कि पीटीआई के वोट से कौन एमपी इलेक्ट हुआ है। एंड बिलीव यू मी, नो वन विल डेयर कि जो खान साहब ने पॉलिसी दी है, जो खान साहब के कैंडिडेट हैं आफरीदी साहब, उनके अलावा किसी को दें, क्योंकि केपीके जो है वो इमरान खान साहब का गढ़ है। आप अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पार्टी एंड अगेंस्ट द विशेस ऑफ द पीपल आप वोट देकर अपने हल्के में घुस नहीं सकेंगे दोबारा। लेकिन आप लोग तो इल्जाम तो यही लगाते हैं ना। आपने कहा कि जनाब हमारा वोट चोरी हुआ, फॉर्म 47 की हुकूमत है, 17 सीटों पे इन्होंने अक्सरियत हासिल की भी है कौमी असेंबली के अंदर, तमाम चीजें आप लोग कहते हैं। तो अगर ये चीजें भी पॉसिबल हैं और आज तक जिस तरह से हर चीज पॉसिबल हो रही थी, 26वीं यानी तरमीम भी पॉसिबल हो गई, तमाम चीजें पॉसिबल हो गई, तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा कि हो सकता है केपी में आपकी हुकूमत न रहे। क्योंकि 93 जो मेंबर्स हैं ये आजाद हैं, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर। ये एक आजाद उम्मीदवार है और इन पे कोई कदगन नहीं है कि जिसको चाहे जिसके कैंडिडेट को वजीर आला के लिए वोट दे सके, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। सर देखिए सर, कदगन जो होती है वो लॉ की तरफ से होती है जी। इस मुल्क के अंदर इट इज अ लॉलेस कंट्री नाउ। कोई कानून नहीं है, कोई अदालत नहीं है, ना कोई किसी को सुनने को तैयार है। जो लोग मौजूद नहीं थे उनको 10-10 साल की सजा इन्होंने दे दी। तो हम किस कानून की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं, एक कानून है अदालत का और एक है अवाम की अदालत। अवाम की अदालत के अंदर जो पीटीआई के एमपीएस बने हुए हैं केपीके से, अवाम को पता है कि उनके कौन कैंडिडेट्स हैं। कैंडिडेट्स को पता है कि हम पीटीआई के टिकट पे बनकर आए हैं। सो इट हार्डली मैटर्स। मैं कह रहा हूं इट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप उन एमपीएस से वफादारियां तब्दील करवाएं, दोस्त के ऊपर उनको उनके साथ जबरदस्ती करके। ये नहीं पॉसिबल होगा, नंबर वन। ये आप चले जी, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कर लें आप। बात ये है कि हर चीज की कोई लिमिट होती है। यू आर पुशिंग द पार्टी, यू आर पुशिंग द पीपल्स मैंडेट अगेंस्ट द वॉल। और जब हद हो जाती है, आप जब दीवार के साथ किसी को लगा देते हैं तो उसने वापस रिटेलिएट तो करना है। फिर इस मुल्क के अंदर पहले से chaos है, इस मुल्क के अंदर they are doing this for quite while and you are not able to counter that। जो आप दीवार से लगाने की बात कर रहे हैं उसको काउंटर नहीं कर रहे। तायरा साहब भी मेरे साथ मौजूद है, मैं जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूं। तायरा साहब, ये अचानक से ऐसे फैसले आ जाते हैं, अचानक से उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाती है। चलें वो उनसे दोबारा हम राब्ता कर लेते हैं, दोबारा वो आ जाएंगे। मुझे साहब बताइएगा, मैं फिर ही बात करता हूं। जो आप दावे कर रहे हैं, लेट सपोज आप कहते हैं कि जनाब हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है, आवाम का मैंडेट चोरी किया जा रहा है, ठीक है, फॉर्म 47 की ये पूरी हुकूमत चल रही है, जो भी चल रही है, लेकिन द मैटर इज की चल रही है एंड यू आर नॉट एबल टू इनकाउंटर, मतलब आप उनको काउंटर नहीं कर पा रहे किसी भी चीज से, ना 26वीं यानी तरमीम से आपने कुछ और देखें, आपके जमाने के अंदर भी लोगों के जमीर जागा करते थे और लोग अपने जमीर की आवाज पे किसी और को वोट दिया करते थे। वो आपको भी पता था, हमें भी पता था। जब आपके वजीर आजम थे, इमरान खान साहब वजीर आजम थे, कि वो जमीर की आवाज नहीं होती थी, किसी और की आवाज पर वो वोट दिया करता था। जब वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगा तो फिर आपको लगने लगा कि नहीं जनाब वोट चोरी किया जा रहा है। मैं तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुल्क इस टाइम बहुत क्रूशल टाइमिंग से गुजर रहा है। इकोनॉमी की सूरत हाल आपके सामने है, नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं और ये हकीकत मानों में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। या तो ये जानबूझकर किसी स्पेसिफिक एजेंडे के तहत मुल्क के तहत मुल्क को इस मुल्क को धकेल रहे हैं लॉलेसनेस। किस तरह की मुझे बताइए ना, जानबूझ के मतलब किस कार फॉर्मा पे
किस लॉजिक पे कारफरमा हो रहा है? जो आप कह रहे हैं कि जानबूझ के किया जा रहा है, तो उसके पीछे कोई एक आइडियोलॉजी तो होगी ना कोई सोच तो होगी। नहीं नहीं, मैं आपको इसके बारे में ये बताऊं कि आप मुझे बताएं कि क्या आपने इलेक्शंस डेफिनेटली पहले भी रिग्ड होते रहे हैं, इस तरह की सूरत हाल कभी देखी है? लोगों के अंदर एक बेचैनी है, नंबर वन। नंबर टू, हम असेंबली के अंदर, आई बीइंग द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैं चीख चीख कर हर इजलास में हम कहते हैं, गंदम स्कैंडल से शुरू हुए, चीनी स्कैंडल, फिर ये फ्लड वाले इश्यूज हो गए, हमारे जो कारकुनान है जो बेचारे अपना ये नाकर्दा गुनाहों की सजाएं झेल रहे हैं, बोलते हैं, जब ये नहीं सुनेंगे तो फिर लोग मजबूर होकर सड़कों पे निकलेंगे और कहां जाएंगे, आप मुझे बताएं। लेकिन वो स्ट्रेटेजी भी आपकी कारगर हो नहीं रही है ना सर जी, रोडों पर। अच्छा, फिर चले मैं एक और सवाल ये भी कर लेता हूं। अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की सिर्फ बेसिक वजह यही है कि वो ऑपरेशन नहीं रुकवा सके, और उसके साथ साथ उनको एफआईआर कटवाने का कहा गया था, वो भी नहीं कर सके, यही वजह, और तो कोई नहीं है? नहीं देखिए जी, जो क्योंकि ये है केपीके का मसला, हम पंजाब में हैं, हमें जो हमारी लीडरशिप की तरफ से जो बताया गया है वो ये है कि केपीके के अंदर एक स्वेयर लॉलेसनेस का इशू था, वहां पर काफी सारी, हाँ, वहां पर जो लॉलेसनेस का इशू था। और फिर मैं एक आपको बात बताऊं, खान साहब जो है, ही इज द कैप्टन ऑफ द टीम, ही हैज एवरी राइट कि किस बंदे को बैटिंग ऑर्डर में कहां लेकर जाए, नंबर वन। नंबर टू, किसी को रेस्ट देना है उसको रेस्ट दे। जब अली अमीन खान गंडापुर साहब जो है, जब उन्होंने कोई इशू नहीं खड़ा किया, तो मेरा जाती ख्याल है बाकी तो किसी का नहीं बनता कि ये उसको प्रोवोक करने का, उस इशू को। नहीं तो बात, एक हर चीज की एक लॉजिक होती है ना, वजह होती है ना, इसी को तो जमहूरियत कहते हैं कि किसी की हिम्मत किसी ने नहीं खड़ा किया तो दूसरे की कैसी हिम्मत है? नहीं जनाब, तो सवाल कर सकते हैं। इनफैक्ट खान साहब के जो फैसले हैं उन पे भी सवाल खड़ा किया जा सकता है। दिस इज व्हाट वी कॉल जमहूरियत, इसी को तो कहते हैं, और किसको कहते हैं? देखिए जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जमहूरियत के अंदर सवाल उठाने का कोई इशू नहीं है, सवाल हर शख्स के उठाने का राइट बनता है। आई एग्री विद यू। अब मैं इसका जवाब आपको यही बताया ना कि ये क्योंकि केपीके का इशू है, सेंटर का इशू है, हम है पंजाब के अंदर। अब मैं कोई ऐसी आपको बात कहूं जिसका मुझे नॉलेज नहीं है, तो उससे बेहतर है कि आई वुड अप्रिशिएट। यू आर द मेंबर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना, मैं आपसे फिर ये बात पूछ रहा हूं। देखिए, पता भले आपका सूबा डिफरेंट हो, लेकिन एक चीज बड़ी क्लैरिटी के साथ होती है, सुहेल आफरीदी साहब की नामजदगी इसी वजह से हुई है क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब तमाम फैसलों पर मिनिमम अमल दरामद नहीं कर रहे थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा ना, सलमान अकरम राजा साहब ने खुद ये बात बोली है कि जनाब वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे जिस तरह से पार्टी पॉलिसी है, बल्कि वो शायद विफाक से ज्यादा मावनत कर रहे थे। तो यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम सुहेल आफरीदी के वो फिर इतना ज्यादा मावनत नहीं करेंगे? इट इज वेरी सिंपल, 2 and 2 + 4 आई गेस टाइम विल टेल दैट। अभी तो इट्स कुछ भी कहना, इट्स जस्ट टू अर्ली। टाइम विल प्रोबेबली बी द बेस्ट जज। नहीं तो आप लोग के जहन में कोई सवाल नहीं कि अली अमीन गंडापुर साहब एक ही वजीर आला आपकी पार्टी के थे, उनको अचानक हटा के दूसरे को लेकर आ रहे हैं? ये तो पूरी हुकूमत की तब्दीली हो गई ना, वो अपनी कैबिनेट लेकर आएंगे। तो कोई ऐसा कंसर्न नहीं है कि क्यों हुआ ये, किस लिए हुआ ये। अली अमीन गंडापुर साहब ने तो जिन आपने रोड रैलीज का जिक्र किया है, आपने मुजामत का जिक्र किया है अवाम की ताकत से, उसको तो लीड किया था उन्होंने। आई थिंक देखिए, बात ये है कि खान साहब जो हैं वो हैं बिहाइंड द बार्स, ठीक है जी, उन तक इंफॉर्मेशन भी बड़ी लिमिटेड होती है, और डेफिनेटली वो चाहते हैं कि वो सूबा जिसने उनको तीसरी दफा वोट दिया है, वहां पर सबसे बड़ा इशू है लॉ एंड ऑर्डर का, ठीक है जी, लॉलेसनेस का। उसके लिए वो जो है वो बिल्कुल उनका, अगर वो चाहते हैं तो आई थिंक ही इज वेरी मच, वो उनका राइट है, और वो बिल्कुल सही है इस बात के ऊपर कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द लॉलेसनेस जो वहां पर थी। और उसी के, अच्छा देखिए ना, बात ये है कि आप अपने ही जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं साउथ ऑफ केपीके के अंदर, वहां पर आप मुझे खुद बताएं कि सूरत हाल काफी गंभीर हो रही थी, और इसीलिए ही उन्होंने शायद ये फैसला लिया हो कि अपने केपीके के जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए।
ठीक है, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि सुहेल आफरीदी साहब जिन पर बड़ा संगीन किस्म के इल्जाम अता तारड़ साहब की तरफ से भी लगाए गए हैं, और मुझे हैरत होती है कि अगर आपको लगता है कि भाई जो इल्जाम लगाए गए हैं तो वो मुशीर बनने से पहले क्यों नहीं लगे, वो मावन खुसूसी बनने से पहले क्यों नहीं लगे, वजीर आला के कैंडिडेट के लिए ही आपको क्यों लगाए जाते हैं, लेकिन 8 FIR उन पर दर्ज हुई भी है। आपको नहीं लगता कि मुश्किलात होंगी उनका वजीर आला बनने के लिए? आपको लगता है नहीं जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली, क्योंकि हमारे 93 मेंबर्स हैं जो कि अब आजाद हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हीं को वोट देंगे। जो 93 मेंबर आजाद हुए हैं वो आजाद ही इलेक्शन लड़े थे, विद द बैकिंग, विद द बैनर और विद द अपना सपोर्ट ऑफ पीटीआई का वोट था ना सर। नहीं, वोट पीटीआई का था, लेकिन पीटीआई तो आप बल्ले के निशान पे तो नहीं लड़ सकते थे ना इलेक्शन। तो आपने आजाद उम्मीदवार किया, आपने अपनी गुफ्तगू का आगाज भी किया कि जब अभी जनरल इलेक्शंस हुए थे तो हर एक को अजीब किस्म के अलग ही कोई इंतखाबी निशानात दिए थे। लेकिन आप ये देखिए उनके वोटर कौन थे, उनको किसके मैंडेट पे वोट पड़ा? वोट तो उनको खान के मैंडेट पे पड़ा। जब उनको खान के मैंडेट पे वोट पड़ा तो वोट लेने वाले को भी पता है कि मैं इमरान खान साहब की वजह से असेंबली में हूं, वोट देने वाले को भी पता है। जनरल इलेक्शंस में अवाम चले बराह रास्त मुलव्वस होती, लेकिन ये असेंबली इलेक्शन है, इसमें तो पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा चलती है। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, बट मैं आपको फिर एम्फेसिस करूंगा, यू लिविंग इन 2025, थिंग्स आर नॉट द सेम। सोशल मीडिया आजाद है, ठीक है जी। ये नहीं पॉसिबल कि कोई पीटीआई की टिकट, पीटीआई की बैकिंग से, पीटीआई के वोटर की सपोर्ट से, पीटीआई के वोट बैंक से बने और वो पीटीआई की पॉलिसीज को अपना ये बिल्कुल उनको डिफाई करे। मेरी कम से कम सोच नहीं मानती ये बात। ऐसा तो नहीं हो सकता 93 के 93 मौजूद होंगे जब ये इलेक्शंस होगा, या हो सकता है कुछ तबीयत खराबी की वजह से, तबीयत नासाजी की वजह से मौजूद ना हो, ऐसा भी तो देखने में आया। नहीं, मैं सर एक बात कहूं ना, हम वक्त से पहले इतनी बड़ी खुदा न खास्ता किसी के ऊपर कोई वो नहीं लगा सकते, अपना एलिगेशन नहीं लगा सकते। और मेरा जाती ख्याल है, मैंने आपको फिर कहा, मेरा अपना ख्याल है, इट वुड बी अ वेरी टफ डिसीजन फॉर पीपल हु हैव बीन इलेक्टेड ऑन पीटीआई वोट बैंक, कि वो पीटीआई के अपना मंशूर पर और पीटीआई की दी हुई पॉलिसी के ऊपर वो अमल ना करें। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। क्या डिफरेंस होगा? चले मैं अगर आपको ये पूछता हूं कि अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत और सुहेल आफरीदी साहब की हुकूमत के दरमियान मेजर डिफरेंस आपकी नजर में क्या होगा? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट जी, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब से मेरा नई इंटरेक्शन, मैं नहीं जानता, मैं आपको कोई ऐसा जवाब नहीं देना चाहता जिसके बारे में मुझे कंट्रोल कमांड या ना हो। अब मैं अजम्पशन के ऊपर तो बात नहीं कर सकता ना। मुझे इतना पता है कि वो पीटीआई के डाई हार्ड और कोर मेंबर है। ISF जो थी, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, उसके KPK के प्रेसिडेंट है। ही इज अ सिंपल सफेद पोश शख्स है जो मुझ तक इतलात है। वो उनका घर भी अपना नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। अब खुदा ना खास्ता ये जो इल्जामात लगा रहे हैं कि जी वो फलां चीज में इन्वॉल्व, फलां चीज में इन्वॉल्व, तो इस तरह के बंदे का कम से कम घर तो अपना हो ना। आई थिंक ये सब प्रोपेगेट कर रही है मुस्लिम लीग नून, और इनका काम ही यही है, प्रोपेगेट करना, प्रोपेगेंडा करना, बस। ठीक है, अगर मैं फिर ही बात कहूं, आपको लगता है कि KP असेंबली के अंदर नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी और कुछ मुनहरिफ अराकीन मिल के एक हुकूमत बना सकते हैं? तो क्या आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल बात एक्सेप्टेबल हो ही नहीं सकती आज के दौर में, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा हो भी सकता है? देखिए सर, मेरे तो जहन को ये बात नहीं अपील करती, बट होने को इस मुल्क के अंदर क्या कुछ नहीं हो गया। वोट पड़े मुझे, निकले किसी और के, ये तो मतलब एक सारी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की बातें हैं। पर मैं आपको फिर ये बात बताऊं कि जिस तरफ ये सारी चीजें जा रही हैं, ये अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, क्योंकि जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी वहां पर यकीन कीजिएगा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। कई इल्जाम लगाए जा रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब पर, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये इल्जाम अभी क्यों लगाए जा रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं लगाए गए थे जब वो CM के कैंडिडेट के तौर पर सामने, तो उस वक्त लगाने चाहिए थे। FIR भी दर्ज हुई है। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे।